मैंने ऐसे सैकड़ों चित्र देखे थे और अब ज्यादा देखने का कोई मतलब नजर नहीं आता था। मुझे इन प्राचीन चित्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिस तरह उसे अन्य किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। जरा होशियार रहें, मैंने कहा। इसकी दरारों में सांप बिच्छू हो सकते हैं। अरे नहीं, उसने लापरवाही से कहा। सांप बिच्छू ऐसी दिलचस्प जगहों में नहीं रहते। इसके अलावा मेरे पास यह है। उसने बेंत हिलाते हुए कहा। मैं उनसे समझ लूंगा। मुझे उनका डर नहीं है। मैंने एकाएक कहा। मुझे पहाड़ी पर कार की आवाज सुनाई दे रही है। अगर गफूर आया है तो मुझे बंगले पर रहना चाहिए। आपको ऐतराज तो नहीं अगर मैं चला जाऊं? मैं फिर वापस आ जाऊंगा, उसने उत्तर दिया। उसे रोक रखना, जाने मत देना। लौटते वक्त आप उस रास्ते से ही आइएगा जिससे हम यहाँ आए थे, ताकि अब रास्ता भूल ना जाएं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चित्रों के निरीक्षण में व्यस्त रहा। मैं भागता हुआ बंगले पर पहुंचा। पिछले आंगन में रुककर मैंने सांस ली। फिर हाथों से अपने बाल संवारता हुआ और अपनी मुद्रा को संयत करके मैं अंदर दाखिल हुआ। भीतर कदम रखते ही मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। क्या मुझे ढूंढ रहे हो? वह एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठी थी। उसने जरूर मुझे पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा होगा। मैं तो तुम्हें आधे मील से देख रही थी, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते थे। उसने ऐसे कहा जैसे उसने कोई गलती पकड़ी हो। तुम ऊपर चोटी पर थी और मैं नीचे घाटी में था, मैंने कहा। मैं उसके पास गया और मैंने बड़े शिष्ट अंदाज से उससे कॉफी पीने के बारे में पूछा। वह उस वक्त बड़ी उदास और गंभीर दिख रही थी। मैं भी उसके पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। तो तुम अकेले लौट आए हो और शायद वे दीवारों को ताक रहे हैं, उसने कहा। हाँ, मैंने एक संक्षिप्त उत्तर दिया। वे हर जगह यही करते हैं। शायद उन्हें इसमें बहुत गहरी दिलचस्पी है, इसलिए। और मेरी दिलचस्पी किसी और चीज में है। तुम्हारी दिलचस्पी किस चीज में है? ठंडी और जीर्ण पुरातन दीवारों के अलावा हर चीज में, उसने कहा। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। मुझे मार्को के पास से आए करीब 1 घंटा हो गया था। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। समय मेरी उंगलियों से फिसलकर बहा जा रहा था। मुझे अगर सफलता पानी है तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैंने साहसपूर्वक पूछा। हर रात को शायद तुम लोग बैठकर आपस में झगड़ते हो, है ना? हम लोग जब अकेले में होते हैं तब बातें करते करते बहस करने लगते हैं और फिर हर बात पर झगड़ते हैं। अधिकतर बातों में हमारा मतभेद रहता है। फिर वे मुझे अकेला छोड़कर चला जाता है और जब लौटता है तब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं रहता। बस इतनी सी बात है। हाँ, जब तक फिर रात नहीं आती, मैंने कहा। हाँ हाँ, ये बात कल्पना में भी नहीं आती कि कोई तुमसे बहस या झगड़ा भी कर सकता है। तुम्हारे पास होना भर कितना बड़ा सुख है, उसने तपाक से पूछा। तुम्हारा मतलब? मैंने स्पष्ट शब्दों में बात समझाई। मैं जरूरत पड़ने पर आज अपने को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं आज उसको सब कुछ बता दूंगा। अगर वे मुझे ठोकर मारकर निकाल देना चाहे तो ऐसा कर सकती थी। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद ही मैंने अपने मन की बात कही। मैंने उसके नृत्य की तारीफ की। मैंने अपने प्रेम का निवेदन किया, लेकिन बीच बीच में उसकी कला की प्रशंसा भी करता गया। एक सांस से मैं उसे कलाकार कहता, दूसरे सांस से अपने हृदय की रानी। मेरे बोलने की तर्ज ये थी। तुम्हारा सर्प नृत्य कितना शानदार था। ओह, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी हो। क्या तुम नहीं देखती कि मैं हर क्षण तुम्हारा ही ध्यान करता आया हूं? तुम्हारी चाह मेरे मन में बसी रहती है। इसका उस पर अनुकूल असर पड़ा। वह बोली, तुम मेरे भाई की तरह हो। ओह, मैं चीखना चाहता था। और मैं तुम्हें बता रही हूं कि
आखिर होता क्या? फिर उसने अपने नित्य प्रति के झगड़ों का पूरा विवरण सुनाया। तो तुमने शादी क्यों की? मैंने दुस्साहस करके पूछा। वे कुछ देर खामोश रही और बोली, मुझे नहीं मालूम, बस हो गई। तुमने उसकी दौलत के लिए उससे शादी की है और इसके लिए तुम्हारे चाचा और दूसरे सगे संबंधियों ने तुम्हें सलाह दी थी? मैंने कहा। उसने मेरी आस्तीन पकड़कर कहा, अच्छा बताओ, क्या तुम अंदाज लगा सकते हो कि मैं किस वर्ग में पैदा हुई थी? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, सबसे उत्तम वर्ग में, वे चाहे जो भी हो। वैसे मैं वर्ग या जात पात में विश्वास नहीं करता। तुम चाहे जिस जात या वर्ग में पैदा हुई हो, तुम उसके लिए गौरव और गर्व की चीज हो। मैं देवदासियों के परिवार में पैदा हुई थी, जिसने परंपरा से मंदिरों में नृत्य करने के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया था। मेरी माँ, मेरी दादी और उससे भी पहले उनकी माँ और दादी सभी देवदासियाँ थीं। मैं जब बच्ची थी उस वक्त ही गांव के मंदिर में नाचने लगी थी। तुम तो जानते हो हमारी जात को लोग किस नज़र से देखते हैं। मेरी नज़र में ये दुनिया की सबसे पवित्र और कुलीन जात है, मैंने कहा। लेकिन लोग हमें वैश्या समझते हैं, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा और मुझे ये शब्द सुनकर रोमांच हो आया। लोग हमें शरीफ या सभ्य नहीं समझते। पुराने ज़माने में ही लोगों के ऐसे विचार थे, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं सोचते। वक्त बदल गया है। आज कोई जात या वर्ग का भेद नहीं रहा। मेरी माँ ने मेरे लिए सबसे भिन्न जिंदगी की व्यवस्था की थी। उन्होंने मुझे छोटी उम्र में ही स्कूल में पढ़ने के लिए बिठा दिया। मैंने भी मन लगा कर पढ़ाई की। मैंने अर्थशास्त्र में एमए पास किया। लेकिन कॉलेज से निकलने पर मेरे सामने प्रश्न उठा कि मैं नर्तकी का पेशा अख्तियार करूं या कोई और काम करूं। एक दिन मैंने अपने यहाँ के अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा, वैसा ही जैसा तुम अक्सर देखा होगा। उसमें लिखा था, एक धनी अध्ययनशील व्यक्ति से विवाह के लिए सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। जात पात का कोई बंधन नहीं है, सुंदरता और यूनिवर्सिटी की डिग्री ही आवश्यक है। और मैंने अपने आप से प्रश्न किया, क्या मैं सुंदर हूं? ओह, इसमें किसी को संदेह हो सकता था? मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हाथ में पकड़कर तस्वीर खिंचवाई और विज्ञापन के जवाब में भेज दी। तो इस तरह से हम मिले। मार्को ने मुझे अच्छी तरह देखभाल कर मेरी डिग्री की जांच की और फिर रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर हमने शादी कर ली। क्या पहली बार देखकर तुम्हें मार्को पसंद आया था? अब ये सब मुझसे मत पूछो, उसने मुझे डांटा। शादी का फैसला करने से पहले हमने कई बार आपस में बहस मुहासिबा किया था। मेरे यहाँ लोगों के सामने ये प्रश्न था कि क्या अपने वर्ग और अपनी हैसियत से इतने ऊपर उठकर मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन मेरे परिवार की सभी औरतें बहुत प्रभावित थीं और वे खुशी से फूली नहीं समाती थी कि इतना धनी आदमी हमारे वर्ग में शादी करने आ रहा है। और ये तय हुआ कि अगर अपने परंपरागत हुनर को छोड़ना ज़रूरी हो तो ये त्याग संबंध के मुकाबले में बड़ा नहीं। मार्को के पास एक बड़ी कोठी थी, कार थी, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी कोठी मद्रास से बाहर थी और वे उसमें अकेला ही रहता था। वे अपनी पुस्तकों और अपने कागजों के साथ रहता था। तो तुम्हारी सास नहीं है? मैंने पूछा। अगर मेरा पति एक जिंदा यथार्थ आदमी होता तो मैं कैसी भी सास के साथ रह लेती, उसने उत्तर दिया। मैंने उसकी बात का अर्थ भांपने के लिए उसके मुख की ओर देखा। मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और उंगलियों से सहलाने लगा। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। दुनिया ने कितना बड़ा हीरा खो दिया। मैं अगर मार्को की जगह होता तो तुम्हें इस संसार की रानी बना देता। उसने मेरा हाथ नहीं हटाया। मैंने हाथ सरकाकर उसके कान की लोर सहलाई और उसके बालों से मेरी उंगलियां खेलने लगी। गफूर की मोटर नहीं आई।
रास्ते से गुजरती एक लॉरी के ड्राइवर ने संदेश दिया कि गफूर की मोटर खराब हो गई है और वह कल आएगा। किसी ने इस बात पर बुरा नहीं माना। जोसेफ ने बहुत अच्छी तरह हमारी देखभाल की। मार्को ने कहा कि उसे दीवारों की नक्काशी के अध्ययन का मौका मिल गया। मैंने भी बुरा नहीं माना। मैं रात के वक्त शीशे में से जंगली जानवर देखता और लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लेता। मार्को अपने कमरे में बैठकर नोट्स का अध्ययन करने में तल्लीन रहता। जब गफूर की मोटर आई तो मार्को ने कहा, मैं यहाँ और रुकना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ ज़्यादा वक्त लग जाएगा। क्या तुम होटल के कमरे से मेरा काला संदूक ला सकते हो? उसमें कुछ कागज़ रखे हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा फर्क ना पड़े तो मैं चाहूँगा कि तुम भी यहीं रहो। मैं हिचकिचाया। फिर मैंने क्षण भर के लिए लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मूक निवेदन था। मैं राज़ी हो गया। मार्को ने कहा, अगर तुम्हारे और कामों में हर्ष ना होता हो तो तुम इसे भी अपने काम का हिस्सा समझ सकते हो। मैंने हिचकिचाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। एक बार जब मैं किसी टूरिस्ट की जिम्मेदारी ले लेता हूँ, जब तक वे सही सलामत विदा नहीं हो जाता तब तक मुझे जिम्मेदारी का एहसास बना रहता है। जब मैं मोटर में जाकर बैठा तो लड़की ने अपने पति से कहा, मैं भी शहर वापस जा रही हूँ। मुझे अपने संदूक से कुछ चीज़ें निकालनी हैं। मैंने कहा, हो सकता है हम लोग आज रात ना लौट सके। मार्को ने अपनी बीवी से पूछा, तुम सब कुछ संभाल लोगी? हाँ। जब मोटर पहाड़ी सड़क से नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा कि गफूर शीशे में से बार बार हमारी तरफ देख रहा था। हम दूर से रखकर बैठ गए जहाँ तक उसकी निगाह नहीं जा सकती थी। शाम के वक्त हम होटल पहुँचे। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गया। क्या हम आज रात को ही वापस लौट चले? मैंने पूछा। क्यों? मान लो रास्ते में गफूर की मोटर खराब हो जाए तो? उस सड़क पर इस मोटर का कोई भरोसा नहीं। मैं आज रात यहीं रहूंगी। मैं कपड़े बदलने घर चला गया। मुझे देखते ही माँ ने सवाल करने शुरू कर दिए। उसे बहुत सी बातें मालूम थी। मैंने उसकी बातें अनसुनी कर दी। नहा धोकर मैंने अपना एक खास जोड़ा निकाला और पुराने कपड़ों की गठरी बनाकर माँ को दे दी। दुकान वाले लड़के के हाथ ये कपड़े धोबी के यहाँ भिजवा दो और कहलवा दो कि इन्हें अच्छी तरह से धोकर इस्त्री करे। कल मुझे इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। छैला बनते जा रहे हो? माँ ने गौर से मुझे देखते हुए कहा। आजकल इतनी भगदड़ क्यों मचाते हो? मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। उस दिन मैंने अपने घूमने के लिए गफूर की मोटर किराए पर ली। मैं सच्चे अर्थों में गाइड बन गया था। इतने उत्साह से मैंने कभी किसी यात्री को शहर नहीं दिखाया था। मैंने रोज़ी को सारा शहर दिखाया, टाउन हॉल का टावर दिखाया। फिर सरयू नदी के किनारे रेत पर बैठकर हम लोगों ने नमकीन मूंगफली खाई। फिर बिल्कुल बच्ची की तरह पेश आ रही थी। हर चीज़ को देखकर वे खिल उठती थी। हर चीज़ उसे पसंद आती थी। मैं उसे शहर के नज़दीक की बस्ती के बाजार में ले गया और कहा कि वे अपने मनपसंद की कोई भी चीज़ खरीद ले। शायद वे पहली बार दुनिया को देख रही थी। दुकान से बाहर निकलकर गफूर ने एकांत में ले जाकर मुझे चेतावनी दी। याद रखो, वे शादीशुदा औरत है। तो क्या हुआ? तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो? जनाब, नाराज मत हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जरा धीमी रफ्तार से चलो। गफूर, तुम्हारे दिल में गंदे विचार हैं। मैं उसे अपनी बहन समझता हूं। मैंने ये कहकर उसकी जबान बंद कर दी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम ठीक कहते हो। मुझे क्या? जिसने उससे शादी की वह यहाँ मौजूद है और मुझे अपनी बीवी की चिंता करनी चाहिए। फिर मैं दुकान के भीतर चला गया। रोज़ी ने मोर के आकार का एक चांदी का ब्रूच पसंद किया था। मैंने वे ब्रूच खरीद कर उसकी साड़ी पर लगा दिया। फिर हम लोगों ने ताश की छत पर बैठकर खाना खाया, जहाँ से सरयू नदी की सरपिल धारा दिखाई देती है। जब मैंने उस दृश्य की तरफ ध्यान दिया, आकर्षित किया, तो वह बोली, ये सुहावना दृश्य है, लेकिन इस बार मैंने इतनी घाटियाँ, पेड़ और नाले देखे हैं जो जिंदगी भर के लिए काफ़ी होंगे। हम दोनों हंस पड़े। आजकल
हम हर वक्त खिलखिलाते रहते थे। उसे बाजार में घूमना, होटल की भीड़ में बैठकर खाना खाना, सिनेमा देखना बहुत पसंद था। मालूम होता था इन दिनों वह इन साधारण सुखों से वंचित रही थी। मैंने सिनेमा पहुंचकर मोटर वापस लौटा दी। मैं नहीं चाहता था कि गफूर मेरी गतिविधियों का निरीक्षण करे। पिक्चर देखने के बाद हम लोग पैदल होटल की तरफ चल पड़े। पिक्चर में क्या था उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था। मैंने बॉक्स की टिकटें खरीदी थी। हल्के पीले रंग की क्रेप की साड़ी में वे इतनी आकर्षक लग रही थी कि लोग लगातार उसकी तरफ देखते जा रहे थे। उसकी आंखों में जिंदा दिली और कृतज्ञता की चमक थी। मैं जानता था मैंने उस पर एहसान किया था। आधी रात होने वाली थी। होटल की डेस्क पर बैठे आदमी ने उदासीन भाव से हमें कमरे की तरफ जाते देखा। इन लोगों को जिज्ञासु ना होने की तालीम दी जाती है। 28 नंबर के कमरे के सामने जाकर मैं ठिठक गया। वे दरवाज़ा खोलकर हिचकिचाहट भरे अंदाज में भीतर चली गई और दरवाजे को आधा खुला छोड़ गई। क्षण भर के लिए उसने मेरी तरफ देखा, उसी तरह जैसे उसने पहले दिन देखा था। मैंने फुसफुसाकर पूछा, क्या मैं चला जाऊं? हाँ, चले जाओ, गुड नाइट, उसने क्षीण स्वर में कहा। तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं भीतर ना आ जाऊं? मैंने चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा उदासी का भाव लाकर कहा। नहीं नहीं, वापस चले जाओ। लेकिन किसी सहज भावना से प्रेरित होकर मैंने उसे हल्का सा धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और भीतर जाकर जैसे दुनिया के दरवाजे पर ताला लगा दिया। राजू इन कामों में इतना व्यस्त था कि उसे वक्त बीतने का एहसास ही ना रहा। वह हमेशा व्यस्त रहता था और उसके लिए एक दिन और दूसरे दिन में कोई फर्क नहीं था। इस तरह कई महीने गुजर गए। वे मौसमों का हिसाब खास खास घटनाओं में लगाता था। जैसे जनवरी में फसल कटती थी, जब उसके भक्त उसे गन्ना और गन्ने के रस से पके चावल की खीर लाकर भेंट करते थे, और जब वे मिठाइयाँ और फल लाकर देते तो वे समझ जाता कि तमिल का नया वर्ष शुरू हो गया है। दशहरे पर लोग अतिरिक्त दिए लाकर उसके यहाँ मंदिर में जलाते और औरतें 9 दिन तक खंभों वाले हॉल को रंगीन झंडियों और चमकदार कागजों से सजाती थी। दीपावली के दिन वे उसके लिए नए कपड़े और पटाखे लेकर आते थे। वे बच्चों को खास तौर पर बुलाकर पटाखे छुड़वाता था। इस तरह उसे गर्मी, वर्षा, कोहरे के मौसमों के साथ साथ वक्त का अंदाज़ा होता था। इस तरह 3 मौसमों के चक्र के बाद उसने वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि वक्त का हिसाब रखने से कोई फायदा नहीं। उसकी दाढ़ी छाती तक लंबी हो गई थी, सर के बाल पीठ तक आ गए थे, गले में उसने रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। उसकी आंखों में करुणा, कोमलता और बुद्धिमता की ज्योति थी। गांव के लोग उसके लिए इतने उपहार लेकर आते थे कि उसे चीज़ें जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वे शाम को सत्संग के बाद सारी चीज़ें लोगों में बांट देता। वे लोग उसके लिए सूर्यमुखी के फूलों के हार और टोकरियों में चमेली और गुलाब की पंखुड़ियाँ भरकर लाते, जिन्हें वे औरतों और बच्चों में बांट देता। एक दिन उसने वेलान से कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम भी गरीब हो, फिर क्यों मुझे इतनी चीज़ें देते हो? आगे से ऐसा मत करना। लेकिन इन बातों को बंद करना मुमकिन नहीं था। उसके लिए उपहार लाने में लोगों को आनंद आता था। उसके भक्त उसे स्वामी जी कहते थे और उसके रहने की जगह मंदिर बन गई थी। स्वामी जी ने ये कहा है या मैं मंदिर जा रहा हूँ लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत के शब्द बन गए थे। लोगों को इस स्थान से इतना प्रेम था कि वे दीवारों पर सफ़ेदी करते और लाल रंग की लकीरें खींचते। 6 महीने तक रोज़ शाम को बादलों की गर्जन के साथ 2 घंटे तक बारिश होती थी। बाकी महीनों में वर्षा की झड़ी लग जाती थी। लेकिन बारिश के बावजूद भी लोग वहाँ जमा होते थे। वे नारियल की चटाइयाँ, छाते लेकर आते। बारिश में तो भीड़ और भी बढ़ जाती, क्योंकि बाहर वाले आंगन में पूरी भीड़ नहीं समा सकती थी। भीतर बैठकर लोगों को सुख और ठंडक महसूस होती थी। उन्हें सत्संग दिलचस्प मालूम होता था।
पेड़ों की सरसराहट उमड़ते हुए दरिया से शाम की सभा और आकर्षक बन जाती थी। राजू को ये मौसम बहुत पसंद था क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। आसमान में बादल तरह तरह के खेल खेलते थे। राजू खंबे वाले हॉल में बैठा बैठा सारा दृश्य देखा करता था। अचानक साल के अंत में उसने देखा कि आसमान में बादल नहीं आते। गर्मी का मौसम लगातार चल रहा था